संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रणाम इंडिया और संदेश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये कार्यक्रम आप दोनों चैनलों पर प्रेम कुमार जी जिसके संपादक हैं प्रणाम इंडिया और संदेश न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप जहां पर देख रहे हैं अधिकाधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं आज की चर्चा शुरू करता हूं। आपने जान ही लिया है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं एनडीए की हार पर। एग्जिट पोल की कलई खोलेंगे कि क्या है और तय है एनडीए की हार, कह रहे हैं पत्रकार। नफरती एजेंडा बीजेपी को ले डूबा और मोहब्बत की दुकान झारखंड और महाराष्ट्र में खुलने जा रही है। आज सबकी जुबान पर दो ही सवाल हैं। पहला, क्या अडानी गिरफ्तार होंगे? उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। दूसरा, महाराष्ट्र और झारखंड में कौन सरकार बनाएगा? गोदी मीडिया और प्रायोजित सर्वे कंपनियों ने देश की जनता के दिमाग का दही जमा दिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी है दिमाग का दही करने में। आज हम प्रायोजित मीडिया की सारी धूल झाड़ देंगे। भूल जाइए सारे फर्जी एग्जिट पोल और भुला दीजिए गोदी मीडिया क्या बकबक कर रहा है। ध्यान दीजिए सच्चे विश्लेषण पर जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जाने माने पत्रकारों का आकलन आज सुनिए। संदेश और प्रणाम इंडिया पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और परिणाम आने पर कौन बनेगा सिकंदर। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। हमारा आकलन है नफरती एजेंडा बीजेपी को ले डूबा, तय है एनडीए की हार, कह रहे हैं पत्रकार। जानेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। सर, ये आपने एक कार्यक्रम दिखाया था, ये एग्जिट पोल क्या है? तो वो क्या है वो तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन ये तय है कि बुरी तरह से ये फ्लॉप होने जा रहे हैं। इनमें निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि गोदी मीडिया और प्रायोजित सर्वे, ये है प्रायोजित कंपनियों के प्रायोजित सर्वे हैं और गोदी मीडिया तो है ही प्रायोजित। तो क्या कहेंगे सर, क्या होने जा रहा है? मोहब्बत की दुकान कहां कहां खुलने जा रही है? इस पर एक छोटी सी टिप्पणी सर। तो आपका जो प्रश्न है ना, इसका दो हिस्सा है। एक तो वो बात बताई जाए जो नहीं बताई जा रही है, तो जो नहीं बताई जा रही है और कुछ अन्यथा लेकर आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या मोटिव है, एक तो वो बात है। और दूसरा जो सही बात है वो हो सकता है बोलने में थोड़ा अगर लंबा हो तो आप हमें तुरंत रोक देंगे, या एक हिस्सा हम अभी बोलते हैं, दूसरा हिस्सा थोड़े बाद में बोलेंगे, ताकि बारी बारी से सबको रोटेशनल जो है मौका मिलता रहे। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अभी जो सर्वे आए हैं ये सारे सर्वे क्या हैं। मेरा मानना है कि 2014 के बाद से इस देश में सर्वे करने वाली टीम जो है, जो पेशेवर लोग हैं, उन लोगों ने अपने आप को प्रो गवर्नमेंट हमेशा रखा है। वो हर उस मुमकिन पॉइंट को खोज निकालते हैं जिससे सत्ता बनी रहे, और वो हर वो मुमकिन पॉइंट खोज निकालते हैं जिससे अपोजिशन ना आए, ये बताया जा सके। यानी उनका इंक्लिनेशन जो है टुवर्ड्स इनकम्बेंट गवर्नमेंट होता है, ये लगातार देखा गया है। लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से दिखा था, जबकि बीजेपी 400 पार बोल रही थी और पोलस्टर्स, चाहे एग्जिट पोल या पहले करने वाले प्री पोल, वो लोग उसमें कंपटीशन मार रहे थे 450 के, 450 के, कुछ लोग तो 470 भी बोल रहे थे। ये हालात थे। लेकिन जब जनता ने फैसला दिया और वो 240 पर आया तो ये सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए।
उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ा कमर बांधा और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के समय में भी आए लेकर के, तो उस समय फिर एक बार इनका आकलन गलत हो गया, तो अब वो पुनर्मूल्यांकन भी करने लगे, रोने भी लगे थे पहले जो लोग, वो फिर एक बार गलत साबित हुए। अब ये उनके लिए अभी लगातार तीसरा मौका 2024 के बाद होगा, जबकि उनकी समीक्षा होगी, परीक्षा होगी। लेकिन हम इसमें एग्जिट पोल करने वालों की जितनी गलती है उससे ज्यादा बड़ी गलती हिडन है जो करवा रही है। वो क्या है? सत्ता सारे संस्थानों की जो विश्वसनीयता है उसको खत्म कर रही है। ये सत्ता जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी, ये सत्ता विधायिका की, लेजिस्लेटिव की भी खत्म कर चुकी। उसको हम ब्रीफ में नहीं जाएंगे, बस गिनती करा रहे हैं। ये सत्ता आपको चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी, और ये चुनाव आयोग ने तो पूरी टेलीविजन चैनल और मतदान के दिन चुनाव दिखाने वाले, रुझान और परिणाम दिखाने वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुका। चुनाव आयोग ने कहा कि 9:15 बजे से पहले जो दिखाया जाता है सब झूठ दिखाया जाता है, कि कौन आगे कौन पीछे, हम तो रिजल्ट ही नहीं देते, तो ये लोग दिखाते कैसे? लेकिन मैं जानता हूं कि चुनाव आयोग उस दिन भी झूठ बोल रहा था, और हिम्मत नहीं है टीवी चैनल की और सर्वे करने वालों की जो चुनाव आयोग को बोलता है अरे तुम गलत बोल रहे हो, हम जो भी दिखा रहे थे वो 74 सीट में जो कांग्रेस आगे थी तुम्हारे आंकड़ों में आज भी मौजूद है, खोल कर देख लो, बैलेट पेपर में आज भी, पोस्टल बैलेट में आज भी कांग्रेस आगे है, इसलिए हम सच दिखा रहे थे और हमें हमारी क्रेडिबिलिटी को खत्म मत करो। ये बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब जब 23 तारीख को हम बैठेंगे टीवी चैनल पर और गिनती बताई जाएगी तो पब्लिक क्या देखेगी? पब्लिक को तो यही पता होगा चुनाव आयोग ने कहा 9:30 बजे से पहले गिनती आती ही नहीं है, काउंटिंग होती ही नहीं है, तो ये लोग तो झूठ दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी बेशरम होकर के लोग दिखाएंगे कि ये आगे है वो पीछे है। हालांकि वो जो दिखाया जा रहा है हम जानते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती 8:30 बजे तक होती है, उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती होती है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से आंकड़ा आता है, आंकड़ा वही होता है जो चुनाव आयोग बताता है, लेकिन एजेंसियां थोड़ा पहले दिखाती है। एक है थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन हम इसको यहां पर समाप्त करते हैं। तो ये जो पूरा एग्जिट पोल करने वाले उनकी क्रेडिबिलिटी को चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया, और ये सब सिलसिलेवार ढंग से हुआ। इस बार भी देखिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, क्या अनप्रेडिक्टेबल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से एग्जिट पोल को बांट दिया गया है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा एक मिनट, जो मैं ये चाहूंगा कि आप समअप कर रहे हैं उससे पहले ये और बता दें हमारे दर्शकों को कि विसंगतियां क्या हैं इन ये जो चुनाव सर्वे आए हैं। ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल में महाराष्ट्र तो एक तरफा महायुति को जिता रहा है, मनस्वी मारवाहा कह रही है, और लाडकी बहना ने तो नहीं काम कर दिया, वो ये कह रही है। इसी तरह सी वोटर का सर्वे है, उसका समझ में नहीं आता क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, एक बार इन सर्वे का पोस्टमार्टम कर दीजिए सर, फिर हम अपने सर्वे पर आते हैं। देखिए निश्चित रूप से जो एक्सेस बाय इंडिया का एक दिन पहले सर्वे आया झारखंड के लिए था, आज जो आ रहा है महाराष्ट्र के लिए है। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल एकदम इल्यूसिव ढंग से चीजों को ला रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, और इसके पीछे एक ऐसा डर बना दिया गया है कि सारे लोग सहमे हुए हैं, सहम करके दिखा रहे हैं। एक जगह झारखंड में दिखा दो उसको आगे, एक जगह महाराष्ट्र में दिखा दो आगे, इतनी बड़ी रेंज दे दो कि कुछ प्रेडिक्ट ही ना किया जाए। अब देखिए जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, सी वोटर ने सर्वे दिखाया, झारखंड में सर्वे दिखाया कि 20 सीटों पर हम कह ही नहीं सकते कौन जीतेगा, 20 सीटों पर, और इधर 26 पर बीजेपी आगे, उससे थोड़ा कम कांग्रेस आगे, 5-6 सीट का अंतर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है? हेडलाइन बना दिया कि झारखंड में बीजेपी आगे है। अब 3 दिन तक खेला चलेगा कि झारखंड में बीजेपी आगे है, 10 एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी आगे।
तो ये जो परसेप्शन बनाया जाता है, इवन सट्टा बाजार में पैसे झोंके जाते हैं कि ये परसेप्शन बनाओ। क्यों? क्योंकि इस परसेप्शन से पूरे नौकरशाही पर एक प्रेशर जाता है कि तुमको जो कह रहा हूं वो करो, सरकार हमारी आ रही है। ये एक डिक्टेशन जाता है और वो डिक्टेशन नौकरशाह लेने के लिए मजबूर होते हैं। अरे बाबा बात मान लो, नहीं तो इसकी सरकार आएगी तो मेरी तो खैर नहीं। तो इस परसेप्शन के पीछे बहुत भारी रकम खर्च की जाती है, सट्टा बाजार में पैसे झोंके जाते हैं, एग्जिट पोल को डिवाइड किया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि एग्जिट पोल कोई भरोसेमंद न रह जाए और एक जो यूएसपी उसका ये निकले, उसमें से खास बात ये निकले कि वे आ रही है बीजेपी। यह है सारा खेल, यही है। इसी के लिए पहले कुछ तरीका होता था, कुछ एग्जिट पोल को कंट्रोल करते थे और वो एग्जिट पोल का देखा देखी बाकी लोग अपने आप को करेक्ट करके करने लग जाते थे, ये होता था। अब तरीका बदल गया है, अब तरीका हुआ है कि उनको ही अविश्वसनीय बना दिया गया है। वो कभी आंसू गिराते दिखेंगे, कभी खिलखिलाते देखेंगे, ना आंसुओं की कीमत होगी ना मुस्कुराहट की कीमत होगी। ये हालात उन्होंने कर दिए हैं। तो इस मतलब पूरे चीज को देखा जाए तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी मैं काफी समय ले चुका हूं, क्षमा के साथ, फिलहाल इस बात को मैं यही कंक्लूड करता हूं। राजनीतिक समीक्षक हैं चंद्रशेखर जी और मुंबई से आते हैं। बहुत हर सीट पर महाराष्ट्र के हर हिस्से में इनका अध्ययन है और ये लगातार जुटे रहते हैं, घूमते हैं पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र घूमकर और तमाम लोगों से बातचीत करके आखिर में अपना सर्वे लेकर आते हैं। और पिछली बार इनका सर्वे जो था वो बिल्कुल लगभग उसके करीबी रिजल्ट आए थे। तो मैं 95% मैं सही था। जी 95% ठीक था। तो मैं चंद्रशेखर जी के पास आता हूं बिना वक्त गवाए हुए और प्रेम जी से कहता हूं, प्रेम जी आप पहला सवाल पूछिए। जी, पहला सवाल आपसे यही है कि इस एग्जिट पोल के बीच, उस पर हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप खुद स्पेशलिस्ट हैं, एग्जिट पोल नहीं, आपका पोल है अपना, तो उस पोल को आप, हाँ आपका अपना पोल है। जी जी कुछ बोल रहे हैं जी, मेरा खुद का भी जारी रखिए सर, आप सवाल सुन लीजिए चंद्रशेखर हाँ, जी, फिर मेरा सवाल ये है कि आपने जो पोल किया है उसमें सबसे बड़ी खासियत महायुति में क्या दिखी है और सबसे बड़ी खासियत महाविकास आघाड़ी में क्या दिखी है, उन दोनों के फेवर में? देखो, महाविकास युति और महाविकास आघाड़ी जो है, अभी मैंने जो पोल दिया है, महाविकास आघाड़ी को जो है 144 सीटें से लेकर 168 सीटें महाआघाड़ी को मिल सकती है। ये मेरा कहना है, ये मेरा खुद का पोल है। और महायुति जो है 92 से लेके 132 तक, 92 से लेके 132 तक मिलने की संभावना है। अभी इसमें जो है मैं कहने जा रहा हूं, भाजपा जो है वो 69 से लेके 74 तक उनको सीटें मिल सकती है। और अपक्ष जो है, इस पहली बार महाराष्ट्र में ऐसे होने जा रहा है कि अपक्ष अपना खुद का निर्णय कुछ अलग देने वाले हैं। अपक्ष के बिना कोई भी महायुति या महाआघाड़ी अपना गठबंधन नहीं पूरा कर सकती है, क्योंकि उनकी सरकार बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपक्ष के लोगों को लेना बहुत ही जरूरी होगा। अभी यहाँ पर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है शरद पवार की, मेरी आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल अच्छी से आ रही है। बिल्कुल। तो शिवसेना शिंदे गढ़ जो है, जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गढ़ से निकल के 40 लोग बाहर निकल के गुवाहाटी भाग के जो निकले थे, तो इनके रुझान में से अभी मैं इनको दे रहा हूँ 19 से 29 सीटें ही सिर्फ आ सकती है। जो 40 भाग कर रहे हैं और उन्होंने 55 सीटें चुनाव में अभी चुनाव में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से एक बार कांग्रेस का आंकड़ा रिपीट कर दीजिए, उस समय आवाज डिस्टर्ब आ रही थी। हाँ, कांग्रेस के आंकड़े में मैं बताना चाहूंगा
कांग्रेस को 42 से लेके 67 तक यहाँ के सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को थोड़ा सा यहाँ पर पीछे हट मिलेगी विदर्भ में। विदर्भ में भी बहुत ही उनकी पीछे हट हो चल रही है। और कुछ सीटें शिवसेना कांग्रेस को मुंबई में भी कम होने की संभावना है, इसलिए वो 42 से लेकर 67 तक आ सकती है। शिवसेना शिंदे गठ मैंने कहा 19 से लेकर 29 तक आ सकती है। अब राष्ट्रवादी अजित पवार गठ बड़ी उन्होंने आज तक 6 बार खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार जो है, ये अजित पवार बहुत ही चालाक है, क्योंकि उनको एक आदत है कि कभी भी कोई भी सरकार आने दो उनके, तो उनको सत्ता के बिना वो लोग नहीं रह सकते अजित गढ़, क्योंकि उन्होंने बहुत ही भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार से बचने के लिए वो हर वक्त कोई भी सत्ता आने दो उस सत्ता में वो घुस जाते हैं। फिर वो सुबह जाके शपथ विधि लेते हैं, या दोपहर में लेते हैं, या रात में लेते हैं। तो उनकी जो सीटें 40 थी, अभी 40 में से उनकी सीटें कितनी आ सकती है? देखो 12 से 23 आ सकती है। लेकिन ये मैंने परसों कहा, 4 दिन पहले कहा था, लेकिन मेरे रुझान में से अभी ये 12 से 14 ही आ सकते हैं कल के अनुमान से। अभी यहाँ पर मनसे जो है, इन्होंने मनसे ने बहुत ही गलत खिलवाड़ किया है इस बार महाराष्ट्र में, बहुत ही कीचड़ किया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने 100 से आगे लोगों को खड़ा किया है, लेकिन सभी लोग जो है वो कमजोर है। खुद का बेटा आना भी बहुत ही मुश्किल में है। बेटा आ सकता है राज ठाकरे का, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन 100 से लेके 900 के बीच में ही आगे आ सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर शिंदे गठ के जो है वो सदा सरवणकर और यहाँ पर अमित ठाकरे, इन दोनों के झगड़े में शायद उबाटा गठ यानी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ के जो महेश सावंत है, वो भी ऐसा हो सकता है कि वो भी चुन के आ सकते। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में राज ठाकरे की जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो चुन के आ सकते, 100-200 के फर्क से आता सकते हैं, या ज्यादा 50 के वोटों से भी वो आ सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। उनके सिर्फ 2 से 4 सीटें आने की संभावना है। फिर अमरावती में प्रहार पक्ष है बच्चू कडू का, वो 1 से 2 यहाँ की सीटें चुन के आ सकती है। और स्वाभिमानी पक्ष है, ये महाराष्ट्र के उत्तर से पश्चिम घाट से 1 सीटें आने की संभावना है। छिकापा यानी कम्युनिस्ट पक्ष जो है, शेतकरी कम्युनिस्ट पक्ष, उनके 1 से 3 सीटें आने की संभावना है। इस बार बहुत कोशिश करने के बाद, प्रकाश अंबेडकर ने बहुत कोशिश करने के बाद वंचित आघाड़ी की 1 सीट आने की यहाँ पर संभावना है। हम चलते हैं सीधे झारखंड की तरफ। हमारे साथ बहुत देर हो गई, हमारे साथ में प्रबल महतो जी जुड़े हुए हैं, झारखंड के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं, बहुत निष्पक्ष राय रखते हैं और तीखी दृष्टि रखते हैं। मैं आता हूं कि सर आपका पोल क्या कहता है? सर मैं पोल बताने, सर मैं अपना आकलन बताने से पहले प्रेम जी के बात में थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा एग्जिट पोल पर जो उन्होंने बताया। अब एक चीज सोचिए कि जो अखबार या जितने एग्जिट पोल करने वाले हैं, इनके पीछे कोई ना कोई तो सपोर्टर होता है, कोई स्पॉन्सर होता है। ये बात तो पक्की है कि वो अपने खर्चे से नहीं करते हैं, उनको कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है, और इसको फिर वही प्रकाशित भी करते हैं, वही बताते भी हैं, चैनल भी उसी को डालते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए कि जब पूरी मीडिया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पूरे प्रक्रिया में एक पक्ष के साथ दिखती है, और वो अचानक से एग्जिट पोल में कैसे उसके खिलाफ दिखा देगी? सच्चाई भी अगर उनके पास आए तब भी वो अपने आका को तो खुश करेंगे ही ना।
अपने आका को कोई दुखी नहीं करना चाहता है। तो मैं प्रेम जी की बात में ये मोटी बात एक जो आम आदमी की समझ होती है वो मैं बता सकता हूँ। आम आदमी इसको जानता है कि एग्जिट पोल के पीछे कितना हिडन एजेंडा रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ मनोरंजन है, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है। जैसा प्रेम जी ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी प्रभावित होती है, ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनता है। और ये दबाव आगे चलकर ये काउंटिंग के दिन भी ये दबाव बना रहता है। काउंटिंग के समय इसको माने ना माने कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूमिका रहती है ब्यूरोक्रेसी की काउंटिंग के समय। और इसके उदाहरण हम लोगों के पास बहुत सारे हैं। जब बिल्कुल नेक टू नेक होता है तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी की भूमिका बढ़ जाती है। तो ये एक मामला है। अब मैं झारखंड की बात आपको मोटी बात एक बताना चाहूंगा। झारखंड में 81 सीटें हैं, महाराष्ट्र से बहुत कम सीटें हैं। इसके बावजूद झारखंड में 2 फेज में चुनाव कराया गया। इसके पहले 4-5 फेज में भी कराया जाता रहा। और इसके कारण क्या बताया जाता है कि यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पहाड़ जंगलों का क्षेत्र है। तो चलिए, पहाड़ जंगलों का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वगैरह वगैरह बहुत बातें की जाती हैं। लेकिन अब 2 फेज के चुनाव में 81 सीटों पर चुनाव हुआ, कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं हुई, पहली बात। दूसरा, एक भी बूथ ऐसा नहीं है जहां पर रिपोल की गुंजाइश हुई या रिपोल की कहीं पर डिमांड हुआ। और आमतौर पर क्या होता है, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप पर रिपोल हो जाता है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि झारखंड में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। दूसरा, कहीं कोई रिपोल पुनर्मतदान की गुंजाइश नहीं हुई या पुनर्मतदान का कारण नहीं बना। इसका एक मतलब बहुत साफ है। मतलब यह है कि जो मुद्दे यहाँ उठाए गए थे, जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर जो एक मूल मुद्दा बनाया गया था, और उससे जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की का जो मुद्दा था बनाया गया था, वो पूरी तरह फेल हुआ है। उसका ये संकेत है कि कहीं कोई हिंसा नहीं होना, कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं होना, कहीं रिपोल की गुंजाइश नहीं होना। ये बताता है कि यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उठाया था वो पूरी तरह फेल किया। और दूसरी बात, आप खुद उसके एलाइज पार्टी जो थे उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामले को उन्होंने एजेंडा नहीं बनाया। ये विदेशी घुसपैठ वाला जो बांग्लादेशी घुसपैठ के मामला को उसके सबसे बड़े एलाइज जो है आजसू पार्टी ने उसको नहीं एजेंडा बनाया। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि झारखंड में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के एजेंडा फेल किए। दूसरा, बीजेपी के एजेंडा के कारण जो हो सकता था वो एजेंडा बनता सरकार का एंटी इनकम्बेंसी, वो एजेंडा नहीं बन पाया। हाँ, कहीं कहीं कैंडिडेट का एंटी इनकम्बेंसी, जो विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी लोगों के सामने रहा। लेकिन वो विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, वो बीजेपी के भी थे, आजसू पार्टी के भी थे, मतलब सारे दलों के रहे हैं। कुल मिला के ये चुनाव का परिदृश्य रहा। अब मेरा आकलन है, और मेरा आकलन सेकंड फेज के चुनाव के पहले ही मैंने इसको पोस्ट भी किया था। मेरा आकलन बहुत साफ साफ है। इंडिया गठबंधन 53 से 56 सीट तक जा सकती है, इंडिया गठबंधन। और एनडीए गठबंधन 25 से मैक्सिमम गई तो
29 तक मैक्सिमम, और 25 सीट ऐसे हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 4 सीटें ऐसी हैं जो कहीं भी जा सकती है, जो बिल्कुल कांटे की टक्कर में फंसी हैं। वो 4 सीटों पर बहुत सीधा सीधा गणित, सीधा सीधा इसमें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। 4 सीटों पर बाकी बीजेपी या एनडी गठबंधन, इंडिया एनडीए एनडीए किसी भी हालत में यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तीसरा जो एक उभार रहा है जेएलकेएम का, जिसको बोल सकते हैं जयराम महतो की पार्टी का, तो उसमें उसने कहीं पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है और कहीं पर इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया है। जहां वो डायरेक्ट फाइट में है, जहां डायरेक्ट फाइट में कहीं है, तो क्लोज फाइट में है, तो वहां इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि उसको मैक्सिमम अगर आएंगे तो 2, और इंडिपेंडेंट मिला के वहां 2 से 3 सीटें वो ले सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और इससे और बुरी हालत और अच्छी हालत होती इंडिया गठबंधन की। मुझे लगता है, जो मेरा मानना है कि एंड चुनाव के वक्त जो बीजेपी से लोग आए जेएमएम में, उनको जो जेएमएम ने टिकट दिया, इससे 2-3 सीटों का नुकसान जेएमएम को हो सकता है। जी, लेकिन उसके बाद भी वो इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर बन रही है। प्रेम जी, आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल पूछना चाहेंगे? देखिए, झारखंड में जो बात उठाई जा रही है कि ये जो वोट प्रतिशत पहले से ज़्यादा हुआ है, पहले के मुकाबले 2-3% ज़्यादा मतदान हुआ है, तो ये मतदान का प्रतिशत क्या महिलाओं की अधिक वोट देने के कारण झारखंड को इसका बेनिफिट, जेएमएम को इसका बेनिफिट मिल रहा है, इंडिया को मिल रहा है, या कि वो जो डर दिखाया गया था कि यहाँ की झारखंड की बेटियां खतरे में हैं, उस वजह से बीजेपी को इसका नुकसान हो रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर की डिफरेंसेस हैं, और इसी वजह से एग्जिट पोल में के भी लॉजिक्स उसी तरीके से इधर या उधर हो रहे हैं। जी, थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जी, मेरा आकलन है कि जेएमएम को 33 सीट, कांग्रेस को 14, आरजेडी को 3 और सीपीआई-एमएल को 3 सीट, इस तरह से 53 सीट होते हैं। और अगर ये 56 हुआ तो 3 सीटें और जो जाएंगी वो जेएमएम के खाते में जा सकती हैं, जेएमएम या एमएल के खाते जा सकती है अगर 56 हुई तो। निश्चित तौर पर मैं आता हूं सर चंद्रशेखर जी के पास में। और चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि कौन कौन से दिग्गज चुनाव जीत रहे हैं और कौन कौन से दिग्गज चुनाव हार रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि अजीत पवार चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, एक बार जल्दी से आप उनका असर बताइए। अजीत पवार हार रहे सर, इनकी तो आपने खटिया जोर खड़ी का हो झटका रही है। धीरे से दिया, ये तो आपने जोर का झटका धीरे से दिया। आप बहुत सर एक धीरे स्लग चला दीजिए, एक खबर हाँ? चला दीजिए जोशी जी, चंद्रशेखर जी के हवाले से। चंद्रशेखर जी के सर्वे में अजीत पवार चुनाव हार रहे हैं नीचे। जी, 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 हाँ। जी, और जो भाग के गए थे शिवसेना से, भागे हुए 40 लोगों में से अली बाबा 40 चोरों की जी टोली है, उनमें से जो बड़े बड़े जो दिग्गज है, उनमें से जो हारने वाले हैं, जो उनके प्रवक्ता है शिंदेगढ़ के संजय शिरसाट, संभाजी नगर से, यानी पहले का जो नगर है वो औरंगाबाद कहा जाता है, तो वो संभाजी नगर से संजय शिरसाट हार रहे हैं। और नारायण राणे के जो बेटे हैं नीलेश राणे, वो रत्नागिरी से हार रहे हैं। धनंजय मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे के भांजे हैं, वो हार रहे हैं। सर राष्ट्रवादी हार अजित रहे हैं, पवार गढ़ एक के मिनट हैं, सर, एक मिनट, हार रहे हार हैं रहे या हैं। हार सकते हैं? मतलब हालत खराब है, हार रहे हैं या हार सकते हैं, ये जानना चाहूंगा सर जी।
जी जी, जारी रखिए। जा, जारी रखिए सर, जारी रखिए। नहीं नहीं, आवाज आपकी फिर चली गई। शायद मैं सवाल लेकर आता हूं तो आपकी आवाज चली जाती है। जी। हाँ जी, पूछिए सर, फिर से पूछिए। मैं ये कह रहा हूं सर, हार रहे हैं या हार सकते हैं, मैं ये पूछ रहा था, या हारेंगे ही, हारेंगे? हारेंगे, हारेंगे 100%, 100% हारेंगे। प्रेम तो जी, आप चंद्रशेखर जी के कॉन्फिडेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कॉन्फिडेंस बेवजह नहीं है, और हम ये देख पा रहे हैं कि जो बटोगे तो कटोगे का नारा हो, या फिर पैसे मिलने वाली बात हो, ये सारी जो नेगेटिव बातें हुई हैं, एक है तो सेफ है का जिस तरह से पोल खोला गया, जिस तरीके से जनता में ये बात गई कि हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र से बाहर जा रहा है, धारावी बेचा जा रहा है, सरकार हम जो फैसला देते हैं उस हम ही को अपमानित किया जाता है, हमारी सरकार को तोड़ के बना लेते हैं। ये महाराष्ट्र का इस बार वो अभिमान जागा है, और यही वजह है डिविजिव पॉलिटिक्स को जवाब मिलेगा तो नीलेश राणे जैसे लोग हारेंगे। जी, हारेंगे, हारेंगे। जी जी फिर जी जी, जारी रखिए सर। अशोक, हाँ, अशोक चौहान जो है ना, जो कांग्रेस में से बीजेपी में गए हुए हैं, जो सीएम रहे अशोक चौहान, उनकी बेटी जो है श्रीजा चौहान फर्स्ट टाइम खड़ी हो रही है, वो भी बीजेपी से हार सकती है। फिर शाहजी बापू पाटिल, जो 40 लोग भागकर गुवाहाटी गए थे, उसमें से जो एक नारा लगाया था, क्या डोंगर, काय दरी, काय हॉटेल, लय भारी बोला था शहाजी बापू पाटिल, वो हारेंगे। फिर अजित पवार मैंने कहा, और सदा सरवनकर शिंदे गठ के, जो अमित ठाकरे के सामने खड़े हैं, वो हारेंगे। सबसे बढ़िया बात है, जो जेल से आए थे अजित पवार गठ के नवाब मलिक, ये नवाब मलिक भी जानबूझकर बंडखोरी करके आगे बढ़ के उन्होंने खुद का फॉर्म भर लिया, और बाद में उनको अजित पवार ने सपोर्ट किया, लेकिन नवाब मलिक वहां से हारने वाले हैं, और वहां से आबू आदमी जीतने वाले हैं। और फिर दूसरी बात यह है, यामिनी जाधव, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन ईडी की कार्रवाई नहीं हुई, वो क्या हो गया, शिंदेगढ़ में चली गई, तो उनकी ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई, रुक गई, तो वो भी इस बार 101% हारने वाली है। 101% मैं कहने जा रहा हूँ। मंगेश कुडालकर के है, मंगेश कुडालकर कुर्ला से, वो हारने जा रहे हैं। फिर भरत गोगावले, जो उन्होंने कपड़ा तैयार करके रखा था, मुझे अभी मंत्री पद मिलेगा, अभी मंत्री पद मिलेगा शिवसेना गढ़ से, शिंदेगढ़ से, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं मिला, और उनको महामंडल मिला था। वो भरत गोगावले महाड़ से है, रायगढ़ के बाजू में महाड़, वो भरत गोगावले भी हारने वाले हैं। गुलाब राव पाटिल बड़े मंत्री थे, वो गुलाब राव पाटिल गिरने वाले हैं। संतोष बांगर, संतोष बांगर वो भी मंत्री थे, और वो तो बहुत ही बड़े पैमाने से जोर से गिरने वाले हैं, वो भी शिंदेगढ़ से है। फिर अब्दुल सत्तार, वो रेशनिंग ऑफिसर और लेडीज को बहुत अनाप शनाप तरह से बातें करने वाली अब्दुल सत्तार, जो शिंदेगढ़ के हैं, वो शिंदेगढ़ के अब्दुल सत्तार मंत्री रहे, वो अब्दुल सत्तार भी इस बार गिरने वाले हैं। फिर दादा भूसे, वो दादा भूसे ये मालेगांव से हारने वाले हैं। तो ये इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हारने वाले हैं। प्रबल जी, सीधा सा बताइए कि कौन दिग्गज आपके यहाँ हार रहा है? चंपई सोरेन और उसके बेटे को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, चैट बॉक्स भरा पड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप सर? और बाकी के और जो वहां पर वीआईपी हैं, हॉट सीट है, उनके बारे में भी बताइए। देखिए, एक तो है कि जेएमएम में से जो बीजेपी में गए थे, उन नेताओं की पहले ले लीजिए आप। सीता सोरेन पक्के तौर पर चुनाव हार रही है, जो शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू है। वो लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी में गई थी, वो पक्के तौर पर चुनाव हार रही है। चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन, वो पक्के तौर पर चुनाव हार रहा है। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा,
पोटका से चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव हार रही हैं। उसके अलावे जो बाकी जो 3 लोग हैं, ये बिल्कुल बुरी तरह फंसे हुए हैं और मुझे वो हार भी सकते हैं और जीतेंगे तो बहुत कम वोटों से जीतेंगे। उसमें एक चंपाई सोरेन, सुदेश महतो हैं जो बीजेपी के एलायंस में हैं और बाबूलाल मरांडी भी हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी के जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं अमर बावरी, वो चंदन कियारी से चुनाव हार रहे हैं। ये मेरा आकलन है और मेरा आकलन ये भी है कि जो बीजेपी से जेएमएम में गए थे उनमें एक तो लुइस मरांडी जामा से जो लड़ रही हैं, वो मेरे ख्याल से चुनाव हार रही हैं और एक जमुई से जो हाजरा बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो जेएमएम में गए और जेएमएम से उनको टिकट दिया गया, वो भी चुनाव हार रहे हैं मेरी जानकारी के हिसाब से। और जो अरे उनका नाम ही दिमाग से उतर रहा है, जो सरायकेला से चंपाई सोरेन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, गणेश महली, वो चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। मतलब चंपाई के साथ ही वो नेक टू नेक लगा हुआ है उनका मामला। अच्छा तो सर, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए कि जिसके लिए धृतराष्ट्र बने चंपाई सोरेन अपने पुत्र के लिए, वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं? वो पक्के तौर पर हार रहे हैं, पक्के तौर पर। इसके मैं 100% मतलब इसकी बोल सकता हूँ। घाटशिला से वो पक्के तौर पर चुनाव हार रहे हैं। इसका बेसिक कारण ये रहा कि बीजेपी का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला नहीं चला, लेकिन जो आदिवासी और आदिवासियत का मामला जबरदस्त चला और उसका संरक्षक एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना संरक्षक है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आदिवासी और आदिवासियत का संरक्षक उसे माना गया। दूसरा, उसके कारण कांग्रेस को भी फायदा हुआ और खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से इसमें कांग्रेस को बदला हुआ रूप लोगों ने देखा है और कांग्रेस को इसका फायदा हुआ है आदिवासी और आदिवासियत का हितैषी के तौर पर। सीपीआई एमएल पहले से हितैषी रही है और उसको माना जाता है। तीसरा जो इनका एक और एलायंस है आरजेडी को भी इस बार फायदा हो रहा है। जो बिहार से जुड़े हुए सटे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में जो बिहारी जो मतलब क्या बोलेंगे बहिरागत आबादी है, जो बिहार की पिछड़ी जातियों की जो वर्षों पहले यहाँ पर सालों से रह रही है, उसमें इस बार एकजुटता के साथ इन लोगों ने आरजेडी को अपना समर्थन दिया है और पहली बार लोकसभा चुनाव में आ नहीं पाए थे, लेकिन इस बार लालू जी भी कोडरमा में आए कैंप की और उसका असर व्यापक रूप से बिहार से सटे इलाकों में है। और खासकर मैं बता सकता हूँ चतरा में, देवघर में, गोड्डा में और कुछ हद तक कोडरमा में भी बीजेपी आरजेडी 3 से 4 हो सकती है, 3 से 2 नहीं होगी।